दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक कैसी हो। अगर हम कोई भी टेक्स्ट बुक की बात करें, चाहे वो सोशल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, कोई भी साइंस हो, तो उसकी जो बुक होगी ना, वो किस प्रकार की होगी, मतलब क्या उसमें होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो एकेडमिकली उसकी क्या रेलिवेंस है, और फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट होता है कि किस तरह का फॉन्ट यूज़ किया गया है, क्लीन तो है, एरर तो नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। अकेडमिकली होता है कि बच्चे के मेंटली एज के हिसाब से है या नहीं है। तो सबसे पहला इसमें जो बुक होनी चाहिए या फिर टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, वो लर्नर के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत भारी मोटी गाइड बना दी और बच्चा पढ़ता है थर्ड क्लास में, वो तो हैंडल ही नहीं कर पाएगा ना। कैरी करने में कन्वीनियंट हो, इजी टू कैरी, एंड नॉट वेरी स्मॉल, नॉट वेरी बिग, ना बड़ी हो ना छोटी हो। साइज़ बुक का सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दिया गया है। फिजिकल एस्पेक्ट कैसा हो बुक का। बच्चा ज़्यादा मोटी हो ना बुक, तो वो डर जाता है कि इतनी मोटी है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। तो एक तरीके का छोटी क्लासेस में थोड़ा छोटा सिस्टम बनाओ। ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा होता है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। बुक्स को किस तरह से प्रिंट करना है, तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, विदाउट एरर होनी चाहिए, बिना किसी एरर। क्या होना चाहिए, इंक और प्रिंटिंग बैलेंस होना चाहिए। इंक उसका इंक का यूज़ तरीके का होना चाहिए। ये नहीं है कि हर जगह इंक की यूज़ की है। ब्लॉक आर क्लियरली प्रिंटेड। जो भी ऐसे छोटे से ब्लॉक आप देखते हो ना, उसमें भी अच्छे से दिखना चाहिए फॉन्ट, एंड उसके साथ मार्जिन अच्छे से हो। एक तरीके का फिजिकल एस्पेक्ट बताया गया है कि सिस्टमेटिकली हो, सब हेडिंग अच्छे से हो, स्पेसिंग अच्छे से हो, कोई भी लाइन जो है इधर उधर ना हो जाए। कंटेंट जो है वो सिस्टम से होता है। आप देखोगे अभी जो न्यू बुक्स आई हैं ना बच्चों की, एनईपी के अकॉर्डिंग, एनईपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020 की गाइडलाइंस के बेसिस पर बनी है न्यू बुक्स जो बनी है। उसमें आप देखोगे कितना, मतलब एक तरीके का सिस्टमेटिक चीज़ें दी गई हैं, माइंड मैप दिए गए हैं, एक्टिविटीज़ दी गई हैं, बच्चे को क्रिएटिविटी। साथ साथ में ये मतलब एक ब्रैकेट में लिख दिया गया होता है कि इस एक्टिविटी को करवाने से बच्चे की इवैल्यूएशन बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, या फिर उसकी बहुत सारी चीज़ें आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी हमारे समय में वैसी होती तो शायद हम कहाँ होते। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। तो एक तरीके का आज की जो, अगर आप देखोगे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग वो बुक्स बनी हुई हैं, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं बुक्स। तो उसमें हर एक जो दिया गया है कंटेंट, आप देखोगे उसमें माइंड मैप्स लिखे हुए हैं, चैप्टर के रिगार्डिंग माइंड मैप्स दिए होते हैं, आरटीसी दिए होते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और फिर बहुत सारे, मतलब एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया है। आप साउंड का प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे इंग्लिश में साउंड की प्रैक्टिस होती है वो, तो मतलब एक तरीके का पैराग्राफ में बहुत अच्छे से, मतलब अलग अलग हेडिंग से बहुत सारे फ़ोटोज़ लगाए गए हैं, नए नए ट्रेंडिंग फ़ोटो लगाए गए हैं, और डिज़ाइन किया गया है एक तरीके का। और फ्रेश पेज से स्टार्टिंग होती है, कोई भी न्यू चैप्टर होता है तो लेंथ उसकी बहुत ही बढ़िया है। बच्चे का आई स्पैन बढ़े। देखो क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा होता है ना, बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, बहुत टेक्स्ट टेक्स्ट हो जाता है। पुरानी एनसीईआरटीज़ बुक देखोगे और अभी की जो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनी हुई है बुक्स, तो उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपको ये जानने को मिलेगा कि भाई हर एक एक्सरसाइज में एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि भाई इसके दौर हेल्प से इवैल्यूएशन की बढ़ाना है, क्रिटिकल एनालिसिस बढ़ाना है, क्रिएटिविटी बढ़ानी है, या फिर जो भी टीचर के लिए आसान हो गया एक तरीके का। टाइप साइज़ ऑफ बुक, किस तरह से टाइप साइज़ करना है, किस टेक्स्ट बुक में जो फॉन्ट फॉन्ट दिया गया है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, टाइटल कहाँ होना चाहिए, कैप्शन कौन सा लिखना है। उसमें क्यूआर कोड भी दिया गया है। क्यूआर कोड क्या होता है,
डायरेक्टली आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उसको स्कैन करोगे ना तो डायरेक्टली वीडियो आ जाएगी उसके रिलेटेड। तो बच्चे को इतना कंफर्टेबल बना दिया गया है बुक्स के दौरान। आप देखोगे कि पहले की बुक्स में जो पहले की बुक्स होती थी वो क्लोज एंडेड होती थी। क्लोज एंडेड मतलब कि एक तरीके का पहेली टाइप की होती थी। बट अब जो अगर आप देखोगे तो उसमें ओपन एंडेड है। आपको कीवर्ड्स को हाईलाइटेड मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी। टाइप साइज विच टाइप साइज यूज्ड इन द बुक इज़ सूटेबल फॉर द एज ग्रुप। ठीक है, एज ग्रुप के हिसाब से आपकी क्या है, बुक्स को डिज़ाइन किया गया है। एंड बैलेंस होनी चाहिए। इट डज़ नॉट स्ट्रेन द आई साइट ऑफ पीपल, कि मतलब ये निकल ना जाए ऐसे ही। जो ब्रैकेट में दिए होते हैं वो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पेपर यूज्ड इन टेक्स्ट बुक, कौन सा पेपर यूज़ किया गया है, किस मटेरियल का, सस्ता मटेरियल तो नहीं है। पेपर यूज इन द बुक वाइट कलर, पेपर कौन सा यूज़ किया गया है, ब्लैक कलर में तो नहीं दे दिया। तो बेसिकली वाइट कलर जो होता है वो आपकी अटेंशन ग्रैब करता है। एडिक्वेटिक थिक होना चाहिए, इतना पतला भी नहीं और इतना मोटा भी नहीं, ठीक है ना। स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। ड्यूरेबल होना चाहिए, रीज़नेबल गुड क्वालिटी होनी चाहिए भाई। अब आप देखोगे ना वो बुक तो आपको बहुत फील होगा। द बाइंडिंग ऑफ बुक इज़ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, बाइंडिंग अच्छे से हो, फ्लैट इजीली प्रॉपरली ट्रिम्ड, फोल्डिंग पेपर अच्छे से हो जाए, कवर पेज बुक का ड्यूरेबल हो, अच्छा हो। प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक रीज़नेबल होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है। वो 60 की बुक्स थी, एक ज्योग्राफी की अगर लोगे तो 60 की बुक्स थी। अगर अब अभी आप देखोगे तो कंबाइन आपको मिलेगी, तो कंबाइन 350 की मिलेगी। तो एक तरीके का रीज़नेबल प्राइस। ओवरऑल गेट टेक्स्ट बुक, टाइटल पेज अट्रैक्टिव होना चाहिए भाई, प्रेजेंटेशन अच्छी सी हो। एक तरीके का आपको फिजिकल एस्पेक्ट बताया जा रहा है, तो इसका इतना इम्पोर्टेंस मुझे दिख नहीं रहा। एकेडमिक एस्पेक्ट क्या होती है बुक की, ये इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक एस्पेक्ट होना ज़रूरी है। जितना एकेडमिक इम्पोर्टेंट है उतना फिजिकल एस्पेक्ट भी है, बट मोर इम्पोर्टेंट होता है कि क्या लिखा क्या है, जिससे बच्चा समझेगा, नॉलेज को लेगा, ठीक है ना। तो एकेडमिकली अगर देखें तो सब्जेक्ट मैटर, मेंटल लेवल के मैंने कितनी बार बताया कि मेंटल लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बच्चे का मेंटल लेवल होता है उसके हिसाब से अगर टेक्स्ट बुक बनाई गई है तो बेसिकली वो उसको ईजी लर्निंग होगी, सस्टेनेबल लर्निंग होगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चे का, और उसकी सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ थीम्स होनी चाहिए, एंड करेक्ट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हम जी रहे हैं 2024 में और कहानी बताई जा रही है 20 की, है ना। लेटेस्ट चीज़ें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें चल रही हैं बच्चे को वो समझानी है। प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू बताओ भाई, रिलेटेबल बताओ जो उसकी लाइफ में काम आएगी। फ्री फ्रॉम इंसिडेंट्स, सच इंसिडेंट्स जो हर्ट करें उनकी फीलिंग्स को। कुछ इंसिडेंट्स हो गए हैं ना जिसमें हिंदू मुस्लिम लड़ाई की गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर गलत फीलिंग डेवलप होती है, इसलिए उनको हटा ही दिया गया है बुक से। आप देखो कि बहुत सारी बुक्स में से जो लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है ना, वो हटा दी जाती हैं सो दैट कि उनके अंदर वो क्वाइस क्या बोलते हैं, क्योस ना फैले। क्योस होता है कि क्वालिटी ऑफ गुड सिटीजनशिप, ठीक है, गुड सिटीजनशिप हो। एक तरीके का एकेडमिकली आपके बिहेवियरल चेंज होते हैं, और जो अगर हम फिज़िकल एस्पेक्ट देखें तो जो बॉडी ऑफ बुक होती है किस तरह की होगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, सब्जेक्ट मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंट यूनिट्स। अब सब्जेक्ट मैटर जो है वो एक ही चैप्टर में सारा डाल दिया तो बंदा परेशान हो जाएगा कि इतना बड़ा चैप्टर, टीचर के लिए भी बहुत सिरदर्द। तो क्या होगा कि टीचर के लिए ना टेक्स्ट बुक ईजी रहती है,
फर्स्ट हैंड, और लेंथ उसकी थोड़ी बच्चे के लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से हो। टीचर तो पढ़ा देगा बट बच्चे को आफ्टर ऑल लर्न करना है, तो रीडिंग मटेरियल ग्रेडेड हो, उनके अकल के हिसाब से हो। प्रेजेंटेशन सूट द नेचर ऑफ कंटेंट, प्रेजेंटेशन जो हो वो बच्चे की नेचर से मिले। पढ़ा रहे हो आप 9th लेवल का, बच्चा है 6th लेवल में, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, उसको बच्चे को उसकी नीड्स के हिसाब से। कितनी बार बोला है नीड्स, नीड वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल एज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी डेली लाइफ रियल लाइफ के हिसाब से रियल कनेक्ट हो। लेंथ उसकी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से हो। मतलब आप अगर करिकुलम डिसाइड करोगे तो उसको सेंटर में रखोगे, टेक्स्ट बुक अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो उसको सेंटर में रखोगे। तो मतलब यहाँ पे जो महान विभूति है वो है हाँ ये बच्चा, ठीक है। और ये बच्चा जो महान है ये इसकी ही नीड्स के हिसाब से। स्कूल किसके लिए? इसके लिए ही है। लर्निंग कैपेसिटी जो मेथड्स बन रहे हैं, अब यहाँ पर डिफरेंट थीम्स हो, वेराइटीज़ ऑफ फॉर्म्स हो, जिसमें एसे, स्टोरीज, पोएम, डायलॉग्स, ये सब चीज़ें क्यों प्रेरित किए जाती हैं बुक्स के अंदर? क्योंकि ये चीज़ें ना बच्चे की डिस्क्रिप्टिव आइडियोलॉजीज़ को बढ़ाती हैं। मतलब ऐसे अगर वो करेगा तो स्टोरी बनाएगा, पोएम्स डेवलप करेगा तो वो अपनी पोइट्रीज इस्टेब्लिश कर सकता है अपनी, है ना, बना के। डायलॉग्स, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन सिंपल होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि आप देखते हो कि एनसीईआरटी बुक जो थी वो उसको क्यों रिनोवेट किया गया, एनईपी के अकॉर्डिंग क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, वो बच्चे को समझ में नहीं आती थी। एंड सीबीएसई और फिर कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की वो बुक्स वो काफ़ी क्लोज एंडेड थी, बच्चे के दिमाग में नहीं घुस रही थी क्लोज एंडेड, और बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता ज़्यादा। अब उन्होंने क्या किया, उसको ईजी करने के लिए उन्होंने बिल्कुल लेमैन भाषा में, जो एक इंसान समझ पाए, बच्चा समझ पाए अपने खाली समय में भी, तो टेक्सचुअल लैंग्वेज जो हो उसकी मेंटल लेवल के हिसाब से हो भाई। बच्चे को नहीं समझ में आता है, कनेक्ट कर पाए, लैंग्वेज ऐसी हो और सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हो। इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेशन होता है कि जैसे कोई डायग्राम्स, पिक्टोग्राम, या फिर ऐसे इस तरह का जो सिस्टम होता है, वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ें हो बुक के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लैरिफाई किए जा सकते हैं डायग्राम्स के थ्रू, और उसको अच्छे से समझा जा सकता है। पिक्चर्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए, है ना, रियलिस्टिक पिक्चर हो, ये नहीं है कि कुछ भी उठा के लगा दिया। कार्टून वाली पिक्चर्स बच्चों के लिए सही रहता है, एनिमेटिव बच्चों के लिए सही रहता है। अगर मीडियम बच्चे हों या मिडिल स्कूल के हों, हाई स्कूल के हों, तो उनके लिए थोड़ा रियलिस्टिक रहे तो अच्छा है। रेलिवेंट टू द टेक्स्ट, मोटिवेट करें ऐसी बुक हो, क्योंकि बुक आखिरकार उसके हमेशा उसके पास रहेगी, पूरे साल उसके पास रहेगी, तो ऐसा उसको खोलने में ऐसे दुख ना हो, कष्ट ना हो, तो वो उसके अप्रोप्रिएट हो, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक। टेक्सचुअल एक्सरसाइज मतलब जो टेक्स्ट से ही एक्सरसाइज निकाल के दी होती है ना, फिलअप्स, फॉल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, ये सब दिए होते हैं। एवरी लेसन फॉलो द एक्सरसाइज कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कोई भी चैप्टर है, कोई भी लेसन है, उसके नीचे आप क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे, फिर वेरी शॉर्ट मिलेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे, स्टेंजाज से निकल के मिलेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस जो हो वो क्लियर हो, वेराइटीज़ ऑफ एक्सरसाइज हो, टीचर को हेल्प करता है डायग्नोस करने में कौन कौन सी जगह में बच्चे को डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम आ रही है। एक्सरसाइज ऑफ ईच लेसन पर्पसफुल एडिक्वेट हो, और फिर क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन टू डू एक्सरसाइज एंड क्लियर, ओ सॉरी जो भी है। अब सोशल साइंस की जो बुक होती है वो कैसी होती है? तो बेसिकली हम सबको पता है कि सोशल एस्पेक्ट को कैरी आउट करती है, और
बच्चे की जो इन्वामेंट है, इन्वामेंट में जो भी वो सोसाइटी देखता है वो सोशल साइंस की बुक में होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके का सबसे पहले उसमें बात की गई कि उनकी डेली लाइफ से कनेक्टेड हो, उसमें टॉपिक्स जो हो अप टू डेट हो, मतलब कि जो अभी जो सराउंडिंग चल रही हैं उसके हिसाब से हो, सिस्टमैटिक हो, वेरी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी कहीं पे भी उठा दिया, ये नहीं, कंटेंट जो हो वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हो। दूसरा इसमें बताया गया है कि ऐसे अरेंज्ड हो ताकि उसका जो मन है वो पढ़ने का करे, इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चे का, लर्नर का, जब वो पढ़े उसको डल और बोरिंग ना लगे जैसे कि हमें लगता है। हम ये भी पढ़ते हैं कि इसके बाद हमने पढ़ा कि फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर मान लो कि टाइम के साथ बच्चे बच्चे में और समाज में भी तो चेंजेस आ रहे हैं ना, तो हम वही पुरानी घिसी-पिटी बातें उनको बताएँगे तो वो उनको रिलेटेबल नहीं लगती हैं। वो आज के हिसाब से कोई भी अगर घटना हुई है तो वो अगर उसमें मेंशन होगी तो वो रिलेट कर पाएगा। जैसे कि कोविड-19 हुआ, अगर वो बुक में ऐसी बीमारी पढ़ाते समय ये कोविड-19 का कुछ फ़ोटोज़ रहे या फिर एग्ज़ाम्पल्स रहें तो बच्चे को ईज़िली समझ में आएगा। वो हमारी क्या क्या करती है, एक तरीके का रियलिटी को शो कर रही है, एक तरीके का हमारे इंटरेस्ट को डेवलप करेगी, उसकी लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हो, करिकुलम को फ्लेक्सिबल हम कर पाएँ, मॉडिफ़ाई कर पाएँ, रिवीज़न कर पाएँ उसमें, ऐज के हिसाब से होनी चाहिए, ये तो पता ही है। कोई भी बुक्स में ना कोई भी अपना वैल्यू ऐड नहीं होना चाहिए, इंडोक्ट्रिनेशन नहीं होना चाहिए। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है कि अपना ही विचारधारा डाल दी कि अच्छा हिंदू ऐसे होते हैं या मुस्लिम ऐसे होते हैं। तो ये फ्री फ्रॉम बाइसेस बाइसेस नहीं होने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चा इमेजिनेशन कर सके, एविडेंसेस के हिसाब से होना चाहिए। अब जब मोहन जो जोदड़ो जो भी है वो बताया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि पिक्चर दिखाई जाए, उसमें एग्जीबिशन हो रही है, उसमें एग्जीबिशन होते समय लोगों की पिक्चर दिखाई गई है। आप देखोगे 6 क्लास की जो अभी लेटेस्ट बुक है उसमें जो भी पिक्चर्स लगाई गई हैं उसमें लेटेस्ट फ़ोटोज़ ऐड ऑन करे गए हैं। ये नहीं है कि पुराने मोहनजोदड़ो की कोई भी अगर एग्जीबिशन चल रही है, अगर हमें पता चला है मोहनजोदड़ो ऐसा था, तो वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, जो हमें पता चला, तो उनकी फ़ोटो लगाई गई है कि किस तरह से ये लोग थे जिन्होंने ये सर्च करके हमें बताया। तो एक तरीके का एविडेंस बच्चे को ये फ़ील करवाता है कि यार सच में ऐसी कोई बात हुई है, ट्रुथ एंड फैक्ट हो, ये नहीं है कि कुछ भी डाल दिया है, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उनकी जो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब कि वो हमेशा कुछ ना कुछ आस्क करते रहें अपने आप को, ऐसे मान ना लें कोई चीज़ को, वेल अवेकन्ड हो, मन से वो नॉलेज के लिए अवेकन्ड हो। अब लाइब्रेरी का क्या रोल है, लाइब्रेरी क्या होती है ना, जो एक लेबॉर्ट्री होती है, ठीक है, जो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल, हम क्या हैं, डिफरेंट हैं, हमारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और जो लाइब्रेरी होती है ना उसमें अलग अलग वैरायटीज़ की क्या होती हैं, कलेक्शन होते हैं, आर्टिस्टिक थिंग्स होती हैं और मॉडल्स होते हैं। मतलब एक तरीके का लाइब्रेरी क्या है, लेबॉर्ट्री है, जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारधाराएं, सोच, अपना पर्सपेक्टिव, या फिर बहुत डिफ्रेंसिएशन मिलेगा वहाँ पे। आप अपना सेंटिमेंट, लोगों की सेंटिमेंट्स जो हैं वो क्या सोचते हैं समाज के प्रति, या फिर समाज इकोनॉमिक्स में क्या सोचते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ की जो स्ट्रीम्स हैं उसमें क्या क्या लोगों ने क्या क्या किया है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन है, फिर आप देखोगे जियोग्राफी में अलग होंगे, हिस्ट्री में अलग होंगे, तो हिस्टोरियंस और बहुत सारे लोगों की सेंटिमेंट्स एंड अचीवमेंट्स उसमें लाइब्रेरीज़ में हमें देखने को मिल जाती हैं। इसमें क्या होता है कि उनके एप्टीट्यूड्स लिखा होता है। एक तरीके का टीचर भी इसका इस्तेमाल करता है अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, बच्चे को भी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कहता है। वो ये कहता है कि भाई कि लाइब्रेरी ऐसी हो कि जिसमें ना कुछ ऐसे मैगज़ीन्स हों या फिर ऐसा कुछ स्टोरीज़ हों, जो ना टीचर ऐसा हो कि बच्चे को जब लाइब्रेरी में लेके जाए तो उसको वो इंटरेस्ट डेवलप हो,
वो सोचने पे मजबूर होगी, हाँ यार रीडिंग तो करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बुक है। चेक करेगा, वो ऐसे खोलेगा और इस तरह से उसकी जो रीडिंग हैबिट है टीचर उसको इनकलकेट करेगी। सोशल साइंस के थ्रू ही होता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि बच्चे की इंटरेस्ट को डेवलप करना, कि भाई रीडिंग में उसको इंटरेस्ट आए। अगर वो रीड करेगा तो वो लिटरेरी वर्क कर पाएगा, कुछ अच्छा जीवन में कर पाएगा, उसके माइंड में शार्पनेस आएगी, क्रिटिकल एटीट्यूड उसका बढ़ेगा, इंडिपेंडेंटली वो सोच पाएगा, एक्स्ट्रा रीडिंग वो कर पाएगा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल साइंस को वो मटेरियल को रीड कर पाएगा। तो ये होता है इनकी लाइब्रेरी से क्या फ़ायदे होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज फॉर द सोशल साइंस। ये तो भाई जो बुक रिसोर्सेज होते हैं, बुक रिसोर्सेज मतलब कि लाइब्रेरी में जाओगे तो बुक रिसोर्सेज क्या क्या मिलेंगे? तो टेक्स्ट बुक होती हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के रिलेटेड होती हैं, यूनिट बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी मटेरियल्स होते हैं जो कि लिटरेचर होती हैं, और बहुत सारे एडवेंचरस बुक उसमें होती हैं। बच्चे की हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी मटेरियल्स का टीचर प्रयोग करता है। टॉपिक को पढ़ाने के लिए और उसमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए यूनिट बुकलेट्स होती हैं। मोस्ट अप टू डेट मतलब क्या तरीके का, मतलब जो टेक्स्ट बुक में जो कुछ नया ऐड होना है वो भी आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। तो एक तरीके का लाइब्रेरी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी ना। रेफरेंस मटेरियल हम सभी जानते हैं, जब हम छोटे होते थे तो रेफरेंस मटेरियल मतलब एक तरीके का आप बुक लेते थे ना लाइब्रेरी में जाके, ईयर बुक्स हो गई, एटलास हो गए, मैप हो गए, चार्ट हो गया, पैम्पलेट्स हो गई, हैंड बुक्स हो गई, मैनुअल, ये सब चीज़ें जो है वो आपको रेफरेंस मटेरियल के रूप में मिलता है, वो भी लाइब्रेरी में ही मिलेगा। तो भाई लाइब्रेरी रेफरेंस बुक के लिए मतलब एक तरीके का आप एटलस ले सकते हो। एटलस आप क्लास में लेके जाओगे तो एक तरीके का आपकी टीचिंग में और चार चांद लग जाएंगे। मैनुअल्स, एटलस, मैप्स, चार्ट, ये सब पैम्पलेट यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपकी लर्निंग अच्छी होगी, है ना। नॉन बुक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं अब ये देख लेते हैं। नॉन बुक रिसोर्सेज मतलब कि जिसमें बुक नहीं होती है, लाइब्रेरी नहीं होती है ना। वो कौन सी होती है? पीरियोडिकल जिसमें आर्ट वर्क होता है, लिटरेचर होता है, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, ठीक है, लाइब्रेरी में ही पाया जाता है। पैम्पलेट्स होते हैं, पैम्पलेट्स गवर्नमेंट एजेंसीज इश्यूज़ करती हैं। ब्यूरोज़ होते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विस होती हैं, वो इसको क्या करते हैं, आउट करती हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। लाइब्रेरी रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, क्यों करते हैं? इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज हम प्रोडक्टिवली उसका यूज़ करें और इंडिपेंडेंटली हम कंक्लूजन निकाल पाएँ। तो एक तरीके का जो लाइब्रेरी है वो हमारी इंटेलेक्चुअल लेबॉर्ट मतलब इंटेलेक्चुअली हमें ब्राइटन करती है, हमारी बुद्धि को तेज करती है, हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन करती है, और एक तरीके का स्टोर हाउस होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक ट्रेजर होता है जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने में, इंटरेस्ट को डेवलप करने में, एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने में। लाइब्रेरी का यूज़ आज के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो गाइज़ यही था हमारा टेक्स्ट बुक और